देखिए अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो एक ही है पूरा, लेकिन जब अपन ने उसको उठा के माइक्रोस्कोप के अंदर रख के जूम कराना तो वो दो पार्ट्स में बट गई। जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये माइक्रोस्कोप के अंदर अपन ने उठा के ऐसे जूम कर दिया तो ये दो पार्ट्स में बढ़ गई। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में ईआर कह सकते हैं। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म ईआर। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां देखते हैं हम कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब अपन ने माइक्रोस्कोप के अंदर रख के जूम कराना तो अपन ने देखा कि उसमें दो पार्ट्स पाए गए। कौन से पाए गए? एक पाया गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा पाया गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, तो अपन ने हमने इसको जूम करा और जूम करके देखा कि एक पार्ट इसका है ना, एक पार्ट थोड़ा चिकना 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 है और जो दूसरा पार्ट है ना वो रफ निकला, थोड़ा थोड़ा खुरदरा निकला। तो हमने देखा ये चिकना और ये खुरदरा क्यों है, इसका पता लगाया गया। तो आपने देखा होगा चिकना जो ऑयल रहता है थोड़ा चिकना चिकना रहता है, फैट रहता है चिकना चिकना रहता है। बालों में ऑयल डालते हैं, ऑयल खाने बनाने में ऑयल डालते हैं, यूज करते हैं ना ऑयल का तेल, तो वो चिकना चिकना रहता है। वो चिकना क्यों रहता है? क्योंकि उसमें फैट रहता है, वसा रहता है, समझ रहे हो, फैट रहता है। तो वो चिकना हिस्सा जो था ना, ये जैसे ये चिकना हिस्सा है ना, ये चिकना हिस्सा, तो चिकना हिस्से पे फैट देखा गया। क्या देखा गया? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे फैट देखा गया। तो इससे क्या हुआ साबित? तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना सेल के अंदर, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बनाता है फैट। वो क्या काम करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? वो फैट निर्माण का काम करता है, वो बनाता है फैट। देखिए हम सेल के अंदर सेल के पार्ट्स देख रहे हैं। सेल के पार्ट्स में हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा, गोल्जी बॉडी देखी, गोल्जी बॉडी के बाद स्ट्रेंथ के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखी। और जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को उठा के जूम कराना तो उसमें अपने को दो पार्ट्स नजर आए। एक पार्ट नजर आया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे ये देखिए, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दिख रहा है एक तरफ का हिस्सा। और ये दूसरा जो पार्ट था, दूसरे पार्ट को थोड़ा सा जूम कराना तो उसमें नजर आया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक का नाम दे दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक का नाम दे दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि पहले वाला जो था ना वो स्मूथ दिखा, चिकना दिखा, और दूसरा जो दिखा ना वो खुरदरा दिखा, रफ दिखा। इसलिए उनका नाम ऑब्वियस सी बात है, एक का स्मूथ दिखा तो स्मूथ दे दिया, रफ दिखा तो रफ दे दिया। तो हमने देखा स्मूथ क्यों है वो? क्योंकि उसमें मिला फैट, स्मूथ वाले में मिला फैट, क्योंकि फैट चिकना रहता है ना। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का रेटिकुलम का वर्क क्या रहता है? वो फैट का मैन्युफैक्चर करता है। यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है जी फैट बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट बनाता है। अब देखते हैं रफ। रफ देखा गया कि ये वाला रफ है, ये खुरदुरा है, खुरदुरा है। तो क्यों? जैसे ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है आपको, ये दो हिस्सा है, ये नीचे वाला है ये रफ है, ये ऊपर वाला है ये हिस्सा जो चिकना है, ये डॉट डॉट दिख रहा है ना, डॉट डॉट, वो देखा गया कि रफ है। तो ये क्यों रफ है? तो इसको देखा गया, इस पे मिला अपने को प्रोटीन। क्या मिला अपने को? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अपने को मिला प्रोटीन। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जूम वाला अपन ने डायग्राम बनाया हुआ है कि जूम करा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो हिस्सों में बटा, वो एक बटा फैट वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक बना एक बटा रफ वाला कौन सा? प्रोटीन वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें प्रोटीन दिखा अपने को, तो वो रफ कहलाया। और ये रफ क्यों पड़ा? ये रफ सा क्यों दिखा? ये रेड 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 छोटे छोटे दिख रहा है ना, इनको बोलते हैं राइबोसोम। हम आगे पढ़ेंगे राइबोसोम क्या होते हैं, इनको और देखेंगे गहराई से। ये रेड जो डॉट दिख रही है ना, ये रेड डॉट क्या है? ये राइबोसोम होते हैं। तो राइबोसोम कहां पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। कहां पाए जाते हैं? राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम पाए जाते हैं। अब देखिए जाहिर सी बात है, रफ वाले पे अपने को क्या मिला है? प्रोटीन देखने को मिला है। तो राइबोसोम भी है ना वो प्रोटीन से जुड़े होंगे क्या? कहीं अंदाजा तो लगा ही सकते हैं ना कि भाई वो है ना, इसमें अपने को स्मूथ मिला है
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अपने को फैट मिला है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अपने को प्रोटीन मिला है। उसी के साथ देखने को क्या मिले हैं, राइबोसोम देखने को मिले हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो राइबोसोम है वो प्रोटीन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इसको अपन आगे पढ़ेंगे, इसके बाद जो सेल ऑर्गेनेल आएगा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, जो ये नीचे वाला पार्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये रफ एंडोप्लाज्मिक, ये कितने टाइप का होता है? ये दो टाइप का होता है, एक होता है 70s और एक होता है 80s। 70s और 80s, यहां पे आप देख रहे होंगे 80, ये 70 लिखा है, उसके आगे S लिखा है। तो ये S का मतलब क्या है भाई? S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। मतलब मान लीजिए एक कटोरा लिया है आपने, एक बकेट ली है, बाल्टी ली है, उसमें पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। हमने दो चीज ली, उसमें एक साथ छोड़ दी, तो कौन सबसे ज्यादा नीचे, कौन जल्दी सबसे नीचे पहुंचा? ये मान लीजिए ये धीरे पहुंच रहा है, ये जल्दी पहुंच रहा है, तो ये जाहिर सी बात है ये भारी है थोड़ा सा, ये हल्का है, इसकी डूबने की जो स्पीड है वो हल्की है। कंपैरिजन करें तो इस वाली से, तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट वही होता है कि जो डूबने की, सिंक होने की स्पीड किसमें ज्यादा होती है, कौन जल्दी डूबता है, तो वही देखिए लिक्विड में। तो यहाँ पे S का मतलब है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, मतलब जाहिर सी बात है 80S मतलब बड़ा, जल्दी डूबेगा, और 70S मतलब छोटा, कम डूबेगा। तो यहाँ अभी आप यही समझिए, आगे जाके अपन इसको और एलेबरेट करेंगे ना, और ये पढ़ाई करेंगे। अभी अपन ओवरव्यू ले रहे हैं सबका, धीरे 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 दिमाग में बैठ जाए इसलिए। तो हमने देखा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, 70S और 80S। तो पाया किस में जाता है? 70S यहाँ दिख रहा है साफ साफ, 70S मतलब छोटा, 80S मतलब बड़ा। यानी जो 80S पाया जाता है ना, वो बड़े ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जैसे अपन इंसान है, जैसे एनिमल्स है, एनिमल्स में इंसान आते हैं ना, जैसे एनिमल्स में और प्लांट्स में क्या पाया जाता है? 80S पाया जाता है। और जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए जिसको अपन आंखों से नहीं देख सकते, जैसे वायरस, बैक्टीरिया हो गए, तो उनके अंदर 70S पाया जाता है, ठीक है। सेल के पार्ट्स में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, जो कि क्या देता है? सेल को स्ट्रेंथ देता है। आगे जाके हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को थोड़ा सा जूम करा, जूम करने पे हमको दिखाई दिया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट दिखता है स्मूथ, चिकना, दूसरा पार्ट दिखता है रफ, खुरदुरा, ठीक है। जो चिकना है वो क्या बनाता है? वो फैट बनाता है। जो रफ है वो क्या बनाता है? वो प्रोटीन बनाता है। और साथ ही साथ में हमने देखा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें थोड़े से रेड कलर के, इसमें क्या है, डायग्राम में रेड दिख रहा है तो मैं रेड बोल रहा हूं, बाकी कलर अलग रहता है उनका। तो हमने देखा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जूम करने पे उसमें छोटे 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 स्पॉट्स दिखे। कैसे? ये ऐसे 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 स्पॉट्स दिखे इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो वो स्पॉट्स क्या कहलाए? वो कहलाए राइबोसोम। क्वेश्चन पूछेगा कि राइबोसोम कहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं, वो पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। अगर ऑप्शन में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है तब पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। अब हम देखते हैं राइबोसोम। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो भाग देख लिए, एक स्मूथ देखा, एक रफ देखा। रफ क्यों देखा? क्योंकि उसमें छोटे 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 डॉट्स मिले अपने को, ये छोटे 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 रफ एंडोप्लाज्मिक पर डॉट्स मिले, उन डॉट्स को जूम करा गया तो वो दिखे राइबोसोम दिखा उसमें। क्यों दिखा? क्यों दिखा अभी हम आगे देखते हैं, उसका काम क्या होता है हम आगे देखते हैं। तो रफ में राइबोसोम पाया गया, और क्या बोला था मैंने? रफ में प्रोटीन पाया गया। तो हम इंटरकनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कि राइबोसोम और प्रोटीन का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है ना। तो आइए देखते हैं। अब मान लीजिए मैं काम कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने के लिए एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी मुझे दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया बना के, लेकिन एनर्जी किसके थ्रू और किसके साथ में, किसके हेल्प के साथ बन रही है? तो मैं बाहर से खा रहा हूं खाना,
खाना बन रहा है वो डाइजेस्ट हो रहा है वगैरह वगैरह, इधर उधर जा रहा है, फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो खाने की मदद से मुझे एनर्जी मिल रही है ना। तो यही ऐसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी जो सेल के अंदर ऑर्गेनल है ना, वो अपना काम किसके हेल्प से कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं राइबोसोम की हेल्प से। वो कैसे? क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि सबको अपना अपना काम करने के लिए प्रोटीन की जरूरत है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं राइबोसोम को? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन बनाता है। इसीलिए, अब याद आया आपको, इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ वाले पार्ट में हमें राइबोसोम के साथ प्रोटीन भी दिखा था। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ाई करी थी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन दिखता है, इसलिए वो रफ होता है। अब समझ में आया कि प्रोटीन कहां से आया? वहां पे प्रोटीन बनाता है राइबोसोम, इसलिए उसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है, कौन है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री है राइबोसोम। ओके, अब देखा जाए तो भाई ये तो हो गया सेल, उसके अंदर का ऑर्गेनल हो गया। देखा जाए कि भाई ये जो राइबोसोम है वो राइबोसोम कहाँ क्यों जाता है और उसको देखा किसने, उसकी डिस्कवरी किसने करी? तो राइबोसोम की जो डिस्कवरी है वो साइंटिस्ट ने करी जिनका नाम था पलाडे। क्या नाम था साइंटिस्ट का जिन्होंने राइबोसोम की डिस्कवरी करी? उनका नाम था पलाडे। ये ऊट पटांग से नाम रहते हैं भाई। पहले तो तुम जो भी बाहर के लोग हो साइंटिस्ट, थोड़ा सा अच्छा नाम रखा करो जो हम जैसे स्टूडेंट्स को बोलने में आसानी हो। ठीक है, देखिए, तो राइबोसोम की डिस्कवरी पलाडे ने करी। मेरे साथ बोलिए, राइबोसोम की डिस्कवरी पलाडे, राइबोसोम की डिस्कवरी पलाडे, राइबोसोम की डिस्कवरी पलाडे, राइबोसोम की डिस्कवरी पलाडे ने की। राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, इसलिए उसको राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन मेकिंग लिखा हुआ है, प्रोटीन बनाने का काम में आता है। ठीक है, अब राइबोसोम बात करें, ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सेल होता है। देखा ना अपन ने कि एंडोप्लाज्म में रेटिकुलम मिला, उसको भी जूम करा, उसके दो पार्ट मिले, उसको भी जूम करा, एक पार्ट में रफ दिखा अपने को, उसको भी जूम करा, उसके पास उसमें राइबोसोम मिलाएगा तो कितना छोटा होगा सोचो। ये सेल है, सेल में ये छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, ये सेल है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट्स हैं, इसमें भी एक स्मूथ है, इसमें एक रफ है। रफ को भी जूम करा, उसमें छोटे छोटे डॉट्स दिखे, उनको क्या नाम दिया? राइबोसोम दिया गया। तो राइबोसोम इसमें इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। समझ में आया आपको? राइबोसोम सेल का सबसे छोटा भाग है। ठीक, अच्छा, अपन ने सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनल क्या पढ़ा था यहां तक? माइटोकॉन्ड्रिया। और सबसे छोटा सेल का जो पार्ट है वो कौन सा है? स्मॉलेस्ट पार्ट है जो सेल का, वो है राइबोसोम। राइबोसोम को कहा क्या कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। आगे बढ़े। अब आपने देखा होगा कि आपका मान लीजिए ये नाखून है, नेल है, जब इसको नेल कटर की मदद से काटते हैं ना, तो आगे का हिस्सा तो जो है कट के गिर जाता है, लेकिन जो पीछे का हिस्सा है ना जो कटा हुआ है, कुछ दिनों बाद वो वापस ऐसे ही ग्रो हो जाता है, ऐसे ही बढ़ जाता है। वो क्यों होता है? अब मान लीजिए ये स्किन है, मैं कहीं कट जाता हूँ या आप कहीं पे कट जाते हैं, तो जो कटा हुआ हिस्सा है वहां पे वो होल गड्ढा क्यों नहीं हो जाता? वैसा का वैसा रहता क्यों नहीं है? वो घाव भरने के बाद वहीं पे वैसी की वैसी सेम टू सेम स्किन कैसे आ जाती है? तो मैं बताता हूँ, वो जो वहीं के वही जो सेल है ना, जो नाखून के सेल है, नाखून की जगह नाखून के सेल आ रहे हैं, स्किन की जगह सेम टू सेम स्किन आ रही है, वैसी की वैसी डेवलप हो जा रही है। वो किस कारण हो रही है? वो हो रही है किसके? सेंट्रोसोम के कारण। किसके कारण हो रही है? सेंट्रोसोम के कारण हो रही है। तो यहां से क्या समझ में आया? सेंट्रोसोम का काम क्या रहता है? सेंट्रोसोम का काम रहता है सेल डिवीजन या सेल रीजनरेशन, यानी जो अपना स्किन कटा है उसी के स्थान पे उसी के जैसे ही दोबारा नए सेल्स बना देना किसका काम रहता है? सेंट्रोसोम का काम रहता है। किसका काम रहता है? सेंट्रोसोम का काम रहता है। तो सेल डिवीजन कौन करता है? सेंट्रोसोम काम
करता है। सेल डिवीजन कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। सेल रीजनरेशन कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। देखिए आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये सेल है, ये पूरा ओवरऑल सेल है। ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है, अपन ने पढ़ा। ये गोल्जी बॉडी अपन ने पढ़ा। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपन ने पढ़ लिया है। और अब क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम लिखा हुआ है, हम पढ़ रहे हैं सेंट्रोसोम। ये देखिए, ये सेंट्रोसोम है। इसका काम क्या रहता है? ये सेंट्रोसोम सेल डिवीजन करता है। सेल, मान लीजिए एक फोटोकॉपी मशीन देखी है ना आपने, जैसा अपन पेज रख देते हैं ना प्रिंट आउट फोटोकॉपी लेने के लिए, तो वो सेम टू सेम फोटोकॉपी निकाल देती है ना, उसी जैसी फोटोकॉपी निकाल देती है। तो ये सेंट्रोसोम जो है ना, फोटोकॉपी जैसा ही है, एक फोटोकॉपी मशीन जैसा ही है। इसका काम क्या है? वैसे के वैसे सेल दोबारा बना देना, सेम टू सेम सेल, जो जिस यहाँ पे जो सेंट्रोसोम जिस सेल में है वैसा का वैसा सेल दोबारा बना देना, सेल रीजनरेशन कर देना। समझ में आया? अब देखिए कि किसी ना किसी ने तो खोज करी होगी ना कि सेंट्रोसोम होता क्या है। किसी ने तो उसको देखा होगा ना कि भाई कोई चीज सेल के अंदर दोबारा सेल बना देती है। सेल जब खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है या वहां की जगह से हट जाता है, तो उसी जगह पे दूसरा सेल आ जाता है। वो कैसे आता है? तो सेंट्रोसोम के कारण आता है। तो इसकी डिस्कवरी किसने करी? सेंट्रोसोम की डिस्कवरी करी बोरबरी ने, एक साइंटिस्ट। भाई ये नाम ही ऐसे रहते हैं यार, मैं क्या करूं, नाम ही ऐसे साइंटिस्टों के अजीब से। तो सेंट्रोसोम की डिस्कवरी किसने करी? बोरबरी ने करी। सेंट्रोसोम की डिस्कवरी किसने करी? बोरबरी ने करी। सेंट्रोसोम की डिस्कवरी किसने करी? बोरबरी ने करी। सेंट्रोसोम की डिस्कवरी बोरबरी। सेंट्रोसोम की डिस्कवरी बोरबरी। सेंट्रोसोम की डिस्कवरी बोरबरी। ये क्या करता है? ये कोशिका विभाजन कर देता है। सेंट्रोसोम का काम क्या रहता है? ये कोशिका विभाजन कर देता है। सपोज के सेंट्रोसोम, ये रफ डायग्राम बना रहे हैं अपन, है ना। तो ये सेंट्रोसोम क्या करता है? ये कोशिका विभाजन कर देता है, ये सेल डिवीजन कर देता है। जैसे मैं कट गया, उसी की जगह पे, उसी कट जो गई है जो मेरी स्किन, वहां पे नई स्किन आ जाती है। वो स्किन में बहुत सारे सेल रहते हैं, तो वो एक सेल जो रहता है उसके अंदर सेंट्रोसोम मिलता है। वो क्या करता है? वो कोशिका विभाजन कर देता है, सेल डिवीजन कर देता है, सेल रीजनरेशन कर देता है। ठीक है। अब अपन देखते हैं, हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम है वो शरीर के किस हिस्से में ज्यादा पाया जाता है और किस हिस्से में कम पाया जाता है। तो ये सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? लीवर में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। हिंदी में लीवर को क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। तो जो सेंट्रोसोम है ना, वो सबसे ज्यादा लीवर में पाया जाता है। तो कोई तुम्हें चाकू मारने आए ना, तो बोलना, ओए मेरी पैनक्रियाज या मेरी किडनी में मत मार, मेरे पेट में मत मार, मेरे लीवर में मार, मेरा लीवर जल्दी रीजनरेट हो जाएगा। जल्दी मारो, अपने आप से रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है ना? नहीं, वो मारने आया ना, उसको बोलना तू अपने में मार ले। ठीक है, ओके। तो सेंट्रोसोम जो होता है सबसे ज्यादा लीवर में पाया जाता है और सबसे कम या ना की बराबर ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन यानी मस्तिष्क, ये नहीं, ये स्किन है, ये फोरहेड है, मेरा स्किन है, स्किन के अंदर बोन है, बोन को हटाएंगे ना तो दिमाग, भेजा, भेजा जिससे बोलते हैं ना, ऊपर वाले ने मेरे में भेजा नहीं भेजा बोलते हैं ना, तो भेजा वो ब्रेन को बोलते हैं। तो ब्रेन में ना की बराबर पाए जाते हैं कौन? सेंट्रोसोम। अच्छा आपने देखा होगा हेलमेट क्यों पहनते हैं? पूरे शरीर में हेलमेट क्यों नहीं पहनते? सिर्फ सिर में ही हेलमेट क्यों पहनते हैं? क्यों? क्योंकि सिर में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। अगर सिर में चोट लगेगी, सिर में जो सेल्स हैं वो डैमेज होंगे, तो वहां पे सेंट्रोसोम नहीं मिलेगा, नहीं पाया जाएगा, तो वो दोबारा अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाएगा और वही चोट खाया हुआ सिर, वही डैमेज सिर, वही डैमेज ब्रेन वहीं के वहीं ऐसा डला रहेगा हमेशा के लिए। इसलिए हेलमेट पहना जाता है। समझ में आ रहे हैं आपको? अच्छा हेलमेट पहनते क्यों है? यानी मेरा कहने का ये मतलब है, हम रोड पर जा रहे होते हैं तो पुलिस वाले अधिकारी मिलते हैं, अगर हम हेलमेट नहीं पहने होते तो हमारा चालान कर क्यों देते हैं? इनसे उनको क्या मतलब कि हम हेलमेट पहने हैं या नहीं पहने? क्योंकि ये तो भाई हमारा है, हमारा दिमाग टूटेगा, हमारा सर टूटेगा, हमारा ब्रेन टूटेगा, तो उनको क्या मतलब है? तो एक होता है क्या? आर्टिकल 21, यानी हमारे भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल है,
उनमें से एक है आर्टिकल 21, यानी इसको हिंदी बोलते हैं अनुच्छेद 21। ये क्या कहता है? ये हमें यानी इंसानों को आर्टिकल 21 क्या देता है? हमें लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है। इसका मतलब हिंदी में होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या फिर क्या होता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता देता है। इसमें क्या होता है? हम आर्टिकल 21 की मदद से कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हैं, कोई दूसरा उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यानी मान लीजिए कोई बैठा है, कोई परेशान बैठा है एक कोने में, डिप्रेशन में बैठा हुआ है कोई, तो तुम उससे जाके ये नहीं बोल सकते भाई तू क्यों बैठा है यहाँ पे, तू क्यों बैठा है। तो उसको ये आर्टिकल 21 ये पावर देता है कि वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकता है, ठीक है। लेकिन ये आर्टिकल 21 कहता तो है कि तुम अपनी जिंदगी जी लो, तुम अपनी जिंदगी जी सकते हो, लेकिन बेटा तुम अपनी जिंदगी खत्म नहीं कर सकते। जितनी जीनी हो बिंदास जी लो, जी भर के जी लो, लेकिन तुम अपनी जान नहीं ले सकते, अपने आप को मार नहीं सकते, सुसाइड नहीं कर सकते। इसलिए पुलिस वाले अधिकारी है ना, जो ना हेलमेट ना पहनने पे तुम्हारा चालान कर देते हैं, या सीट बेल्ट ना पहनने पे तुम्हारा चालान कर देते हैं। क्यों? जैसे मान लो कार जा रही है और टकराएगी ना, तो क्या होगा? एकदम जर्क रहेगा, एकदम क्या होगा? टकराव होगा तो एक झटका लगेगा और अपन आगे जाके ऐसा सिर अपना लग जाएगा और हमारा जो ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगा। इसलिए वो तुम्हें हेलमेट पहनने का कहते हैं कि भाई हेलमेट पहन, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, क्योंकि तेरे सिर में, तेरे दिमाग में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए भाई वो रीजनरेट ही नहीं कर पाएगा वहां पे, वहीं के वहीं मर जाएगा, मंदबुद्धि हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ब्रेन में सेंट्रोसोम सबसे कम मिलते हैं, सबसे कम अच्छा एक बात तो और, आपने देखा होगा कि ये एक्सिस कहीं पे ज्यादा, मान लो सेंट्रोसोम अपना ज्यादा काम करने लगा एकदम से, बहुत ये वहां कटा तो ठीक है, उतना कटा तो ठीक है, अगर मान लो उतना ही जगह भर रहा है और अचानक से सेंट्रोसोम पागल हो गया, बहुत जोर से रीजनरेशन करने लगा, बहुत सारी कोशिकाएं बनाने लगा, अपनी जो जगह है, मान लीजिए एक ब्रांच है, एक बेंच से दो लड़के उठे हैं तो वहां पे दो लड़के ही आएंगे बैठने के लिए। मान लीजिए उस बेंच पे 10 लड़के आ गए तो भाई वो तो बहुत ज्यादा जगह भर जाएगी ना, बैठ ही नहीं पाएंगे। ऐसे ही मान लीजिए सेंट्रोसोम पागल हो गया, पगला गया सेंट्रोसोम, और धका धक फोटो कॉपी करने लगा और इतना सारे सेल भर दिए उसने अपने सामने, तो क्या हो जाएगा? वो कैंसर का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा? वो कैंसर का रूप ले, देखा होगा ना कहीं कहीं चेहरे पे, शरीर पे वो बाहर आ जाता है, बड सा बाहर आ जाता है, स्किन बाहर आ जाती है, गोल गोल स्किन, तो वो क्या हो जाता है? वो सेंट्रोसोम जो होता है ना, कोशिका विभाजन होता है, वो एक्स्ट्रा में होने लगती है। समझ गए? अरे ऐसे ही क्या ब्रेन में ब्रेन कैंसर हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है अंदर ब्रेन के, क्या हो जाता है? अच्छा मैंने ये क्या कहा? मैंने तो ये कहा ब्रेन में तो सेंट्रोसोम होता ही नहीं है, तो फिर ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है? एक्स्ट्रा ब्रेन में सेल कैसे बन जाता है? तो वहां पे क्या होता है? न्यूरॉन सेल के साथ प्रेजेंट रहते हैं गिलियन सेल। कौन से? समझने की जरूरत नहीं है, बस याद रख लो ऐसे ही बाद में कि ब्रेन में न्यूरॉन सेल में तो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, लेकिन एक्सेप्ट उनके अलावा 10% ऐसे सेल रहते हैं जहां पे गिलियन सेल, जिसको गिलियन सेल कहते हैं, वो 10% गिलियन सेल पाए जाते हैं। तो गिलियन सेल है ना जिनमें, उनमें रहता है सेंट्रोसोम प्रेजेंट। इसलिए अपने अंदर कहीं कहीं पे सिर में, किसी किसी के दिमाग में ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, इसलिए वो एक्स्ट्रा बन जाता है। समझ में आया आपको? सेंट्रोसोम कुछ नहीं है, सेल डिवीजन करता है, सेल डिवीजन करता है, एक फोटोकॉपी मशीन मान लीजिए, वो अपने सेल जैसे दूसरा सेल रीजनरेशन कर देता है, बस। इसकी डिस्कवरी किसने करी? बोर बरी ने करी। इसका काम क्या रहता है? कोशिका विभाजन का रहता है, ठीक है। हेलो गाइस, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा हो और आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में मेरी बातें घुस रही हो, तो ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो मेरा वीडियो है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको आगे अपने मित्रों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए, ताकि जो मित्र है ना उसके दिमाग में भी बायो घुस जाए। बायो तो बेसिक घुसती है, लेकिन जो मेरा पढ़ाने का तरीका है ना, जो मैं क्लास में ही रटवा देता हूँ ना, तो वो उसके दिमाग में घुस जाए, वो रट ले। यकीन मानिए, अगर आप ये वीडियो आपके छोटे बच्चों को भी दिखाएंगे ना, जो 5th-6th लेवल क्लास में है, उनको भी ये बायोलॉजी का वीडियो समझ में आ जाएगा, और वो भी 10th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास तक आते आते ना इतने स्मार्ट बन जाएंगे ना कि बायोलॉजी उनके मुंह पे रटी होगी। तो इसको फॉलो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बढ़ा दीजिए वीडियो को।
मिलते हैं अगली वीडियो में।